हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग। देखिए बच्चों, इस टॉपिक पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। जो दिया हुआ है उसको आप क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था कि एक गोले के अंदर एक शंकु बना हुआ है। इसके अंदर गोले के अंदर एक शंकु बना हुआ है, इसका मतलब वहां पर गोला फिक्स हो गया था। और जब गोला फिक्स हो गया तो उससे संबंधित जितनी भी राशियां हैं जैसे त्रिज्या, तो वो भी क्या हो गई थी? वहां पे फिक्स हो गई थी। तो हमने वहां पर त्रिज्या को क्या माना था? अचर माना था। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट होगा हमेशा, बस ये ध्यान रखो। और जिसको अधिकतम या न्यूनतम करना होता है, सबसे पहले आप उसे क्वेश्चन बनाते हो और उसमें चरों की संख्या क्या करते हो? कम करते हो। मतलब एक ही चर होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, जो चर बचा हुआ है उसके सापेक्ष उसका अवकलन करके उस चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर उसका दोबारा से अवकलन करके जो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास में आएगा उसका हम चिन्ह देखते हैं। यदि चिन्ह प्लस में आया है मतलब ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे कि वह बिंदु क्या होगा? उच्चिष्ट बिंदु होगा, यानी कि वहां पर फलन का अधिकतम मान प्राप्त होगा। और यदि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है तो वहां पर हम क्या बोल देंगे कि वो न्यूनतम मान देगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रश्नावली का अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हुआ है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम। और ये लास्ट वाली जो लाइन है, यदि इन भुजाओं के मध्य कोण π/3 है, ये तो हमारे को निकालना होता है। आप सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज लिया, जैसे ये समकोण त्रिभुज में यहाँ पे मान रहा हूं और यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ABC है, जहां पर कोण B समकोण है। कोण B समकोण है, तो ये कर्ण हो गया और बच गई दो भुजाएं। दोनों में से कोई सी भी एक भुजा लेनी है, तो मैं यहाँ पर इसको x बोल रहा हूँ और कर्ण को क्या बोल रहा हूँ? y बोल रहा हूँ। तो इसकी लंबाई आप निकाल सकते हो आसानी से। यदि आप इसमें दो भुजाओं को मानते हो तो तीसरी भुजा जो बच रही है उसकी लंबाई आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसकी लंबाई बच्चों होगी क्या? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का वर्ग। तो इसकी लंबाई अपने आप क्या हो जाएगी? तो आप यहाँ पर पूरी बात लिखोगे, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जहां कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ में कर्ण बराबर क्या है? y, व आधार बराबर यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं? आधार बराबर x मान रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पे लंबा मान क्या जाएगा? √y² - x²। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है? ये दिया है, देखो दिया है, क्या दिया है? कर्ण और एक भुजा का योग दिया हुआ है। कर्ण और एक भुजा, तो मैं ये भुजा ले रहा हूं और ये कर्ण हो गया, और इन दोनों का जोड़ आपको दिया हुआ है और उस जोड़ को मैं क्या बोल रहा हूँ? s बोल रहा हूँ। मतलब आपको s बराबर क्या दे रखा है? x + y, ये इक्वेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है? कर्ण और एक भुजा का योग दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो योग है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अचर बोलेंगे। जहां कहीं पर हमारे को s दिखाई देगा वो क्या होगा? अचर होगा। ठीक है, तो फिर ये लास्ट में बोल रहा था कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये तो बाद का काम है, जो हमारे को थीटा ज्ञात इसमें करना है। कब ज्ञात करना है? जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि जिस भी राशि को आपको अधिकतम या न्यूनतम करना है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए। हमारे को इस क्वेश्चन में त्रिभुज के क्षेत्रफल को अधिकतम करना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को अधिकतम करने के लिए आप क्या करोगे? इसका फॉर्मूला लिखोगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं क्षेत्रफल को a से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे, कैपिटल A से, और इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर क्या है? x है, और ऊंचाई क्या है बच्चों? यहाँ पे √y² - x²। ये तो ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल ली थी, तो इसकी ऊंचाई √y² - x² होगी। ओके, अब इसको अधिकतम करना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करने के लिए इसमें चरों की संख्या कम होनी चाहिए, मतलब एक ही होनी चाहिए। आपने देखा कि यहाँ पर चर 2 है, x भी और y भी है, तो हम चरों की संख्या सबसे पहले यहाँ पे कम करेंगे।
और कम करने के लिए y की वैल्यू मैं यहां से निकाल के इसमें पुट कर रहा हूं, तो y की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, s माइनस x आएगी। हमने इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसमें अंडर रूट आया था। देखिए अंडर रूट का यदि आप आउटलाइन करते हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो अंडर रूट को हटाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर दोनों पक्षों का स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करने के बाद में y की वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। और ये बात तो आप जानते ही हो कि a को अधिकतम कर दो या a स्क्वायर को अधिकतम कर दो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और y की जगह y की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, s माइनस x, और यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया माइनस x स्क्वायर, ठीक है। भाई देखो अंडर रूट को हटा दिया, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करके फिर बच गया y, y की वैल्यू यहाँ से s माइनस x लिख दी y की जगह। अब आपको पता है कि a को अधिकतम कर दो या a स्क्वायर को अधिकतम कर दो, एक ही बात है, तो इसको मैं अलग से नाम दे रहा हूं क्या, z, ठीक है। अब z को अधिकतम करना है, ये मान के चलो। z को अधिकतम करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन करना पड़ेगा। मैं आउटलाइन करने से पहले जरा इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो z बराबर यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए जरा x स्क्वायर बाई 4, ये तो ऐसे कैसे है, अंदर जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2sx और फिर माइनस x स्क्वायर आगे है ही, यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है। अब ये x स्क्वायर बाई 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या 1/4 को इसमें आप बाहर रख लीजिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आउटपुट क्या होगा, 0 होगा वैसे तो, लेकिन कांस्टेंट की मल्टीप्लाई में तो हम वैसे कैसे रखते हैं, तो 1/4 को मैं बाहर रख लेता हूँ, अंदर हो जाएगा s स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2s x³, ठीक है भाई। x स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो s स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2s x³ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका अवकलन करूंगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो क्या होगा, dz अपॉन dx हो जाएगा, dz अपॉन dx हो जाएगा। 1/4 ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसका अवकलन करोगे, ये तो देखो कांस्टेंट है, s स्क्वायर यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, तो ये x स्क्वायर में करोगे तो 2x s स्क्वायर माइनस इसका करोगे तो क्या आएगा बच्चों, घात पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6s x स्क्वायर, ये होगा। अब आउटलाइन जो आप कर रहे हो इसको क्या करते हैं, इसके बाद में 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो 0 के बराबर जब आप इसको करोगे तो देखो ये तो 0 में मिल जाएगा, और यहां से क्या को बना रहा है, 2xs को बना रहा है, तो 2xs को बना जाएगा, और यहां पर बचेगा s माइनस यहां पर बचेगा 3x, क्या बचेगा, 3x बचेगा, ठीक है। 2xs को मैंने लिया तो यहां पे s बचेगा, यहां पे बचेगा 3s बाहर आ गया, x बाहर आ गया, ठीक है, बराबर में 0। तो ये तो 0 बराबर करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो बताओ x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि यदि x की वैल्यू 0 हो गई तो ये भुजाएं गायब हो जाएगी, और भुजा गायब हो गई इसका मतलब त्रिभुज था ही नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि इसको 0 के बराबर करके आप x की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, s/3, s/3, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ओके। अब आप इसका दोबारा से अवकलन करो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका, और उसका चिन्ह देखो कि x के मान के लिए इसका चिन्ह कौन सा आता है। तो मैं दोबारा से इसका अवकलन करूंगा, d2z अपॉन dx², ठीक है, 1/4 ऐसे कैसे रहेगा, इसका अवकलन करोगे, x का x के सापेक्ष 1 हो गया, तो क्या बच गया, 2s² माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, 12 है sx, वही तो होगा ना, x² का रोज आप पहले आ जाएगी। अब यहाँ पे आप x की जगह क्या लिखोगे, s/3 लिखोगे, 3 से ये कट रहा है 4, तो 4s² हो जाएगा, तो 2s² में से 4s² गया तो इसकी वैल्यू बताओ किसमें आएगी, माइनस में आएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेस देन 0 है। और जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर z क्या होगा, बताओ z की वैल्यू क्या आएगी, अधिकतम या न्यूनतम आएगी, अधिकतम आएगी। और हमारे को वैसे भी क्षेत्रफल को क्या करना था बच्चों, अधिकतम करना था, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x के इस मान के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम है। ये तो हम बहुत बार ही बात कर चुके हैं, ये तो सिर्फ बताने के लिए इसमें लिखा जाता है, काम की बात तो ये चल की वैल्यू होती है, ठीक है भाई। x का मान क्या आएगा, तो x बराबर क्या आ गया, s/3। अब आपको इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोल रहा था कि आप चर का मान निकालो, वो बोल रहा था कि यदि क्षेत्रफल अधिकतम है तो आप कर्ण और उस भुजा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थीटा निकाल रहा हूँ। अब थीटा निकालने के लिए आप देख सकते हो ये तो क्या है,
कर्ण है, और ये क्या है इसमें आधार है। तो कर्ण और आधार किसमें आता है, साइन में आता है कि कोस में आता है, साइन में आता है कि कोस में आता है, कोस में आता है। तो मैं यहाँ पे इस त्रिभुज में cos थीटा लगाऊंगा, तो cos थीटा बच्चों क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, आधार बटे हुए कर्ण, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे आधार क्या है, आधार है x और कर्ण है y। आधार तो क्या है x है और कर्ण क्या है y है। मतलब आपके पास में x का मान तो आ गया कितना, s बटे में 3। अब y का मान आप कहां से निकालोगे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 में आप x की जगह x का मान लिखोगे तो देखो होगा क्या, s बराबर s बटे में 3 प्लस y। इसका पक्षांतर करोगे, यहाँ पीछे हो जाएगा माइनस का, इधर से क्या हो जाएगा बराबर का। तो 3s में से s किया तो 2s बटे में 3 आ गया बराबर y। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2s बटे में 3। तो इस फॉर्मूले में cos थीटा बराबर ये जो है इसमें हम ये लिखते हैं, तो देखो cos थीटा इक्वल्स टू x की जगह x का मान इसमें पुट करते हैं। तो x का मान बच्चों है क्या, x का मान हमने निकाला s बटे में 3 और y का मान 2s बटे में 3 हो गया, ठीक है। तो s बटे में 3 से s बटे में 3 कट गया, तो इक्वल टू में आ गया 1/2। अब बताइए cos का मान 1 बटे में 2 कहां पे होता है, 30 पे कि 60 पे, 60 पे। मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। और यही हमारे को इसमें सिद्ध करना था कि थीटा की वैल्यू 5/3 निकाल के बताइए, ठीक है क्या। तो शायद ये बात आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसमें सीधी सी बात ये है, ये देख लीजिए कि किस राशि को अधिकतम या न्यूनतम करना है, और जिस राशि को अधिकतम और न्यूनतम हमें करना होता है उसका फॉर्मूला लिख के चरों की संख्या हम कम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चरों की संख्या कम कर लेते हैं, ये तो होता है। और चरों की संख्या कम करने के पश्चात हम उसका क्या कर देते हैं, आउटलाइन कर देते हैं। अब इस प्रश्नावली में बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ विविध प्रश्नावली 8 में, और इसी पर आधारित, किस पर आधारित, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली विविध प्रश्नवाला जो 8 है, विविध प्रश्नवाला 8 का क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम 2020 में आपको पूछा गया था, ओके। तो नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत सबसे बड़ा शंकु का आयतन कितना इतना होगा। ये तो देखो सिद्ध करने की बात आ गई, तो ये तो लास्ट में आएगा। इसमें देखिए कि गोले के अंदर एक शंकु बना हुआ है, जरा ध्यान से सुना बच्चों, ये हमारा गोला है, ठीक है, गोला। और इस गोले के अंदर एक शंकु बना हुआ है, गोले के अंदर एक शंकु बना हुआ है, इस तरीके से गोले के अंदर शंकु है। तो कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था कि गोले के अंदर शंकु, इसका मतलब शंकु यहाँ पे फिक्स हो गया। तो शंकु की गोले के अंदर शंकु है, इसका मतलब गोला फिक्स हो गया। कौन फिक्स हो गया, गोला फिक्स हो गया। तो गोले की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। यहाँ पर इसको मैं r बोल देता हूँ, इसको l बोल देता हूँ, और ये ऊंचाई होगी h। ये केंद्र किसका है सर, गोले का है। तो इसको मिला देते हैं, क्या हो जाएगी त्रिज्या किसकी, गोले की त्रिज्या, और ये ऊंचाई h है पूरी की पूरी। तो ये दूरी जो आएगी इसमें क्या आएगी बच्चों, h माइनस a आएगी, क्या आएगी, h माइनस a, ठीक है। ये कल भी किया था हमने, h माइनस a यहाँ पर इस दूरी का मान है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे जाए। ये जो त्रिभुज एबीसी दिख रहा है, इसमें ये वाली जो भुजा है इसका मान क्या होगा बच्चों, h माइनस a, ये तो होगा h माइनस a त्रिभुज एबीसी में, ओके। अब इसमें ये बोल रहा है, जरा बात को समझने की कोशिश करें। इसमें ये इस तरीके से बोल रहा है कि गोले के अंतर्गत सबसे बड़ा शंकु, सबसे बड़ा शंकु मतलब शंकु एक 3D आकृति है। याद रखना त्रिविमीय जो आकृति है, और उसके लिए हम बड़ा होने की बात करें तो वहां पर आप क्षेत्रफल नहीं ले सकते, वहां पर हम क्या लेते हैं, आयतन लेते हैं। तो यहाँ पर आयतन को अधिकतम करना है। सबसे बड़ा शंकु मतलब शंकु के आयतन को अधिकतम करना है। किसके आयतन को, शंकु के आयतन को हमें अधिकतम करना है। मतलब हम शंकु के आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। और यदि यहाँ पर ये 2D आकृति होती, 3D है ये, तो
2D जैसे वृत्त होता या कोई त्रिभुज होता, भाई बड़े से बड़ा त्रिभुज कौन सा होगा, तो बड़े से बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज का आयतन तो होता नहीं है, तो फिर वहां पे हम किसको अधिकतम करते हैं बच्चों, क्षेत्रफल को अधिकतम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बड़े से बड़ा शंकु मतलब शंकु के आयतन को अधिकतम करना है, तो बच्चों शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है क्या, v बराबर 1/3 पाई स्क्वायर h, ये तो होता है। अब हमारे को इसको अधिकतम करना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करने के लिए यहाँ पर चरों की संख्या कम करनी पड़ेगी, और चरों की संख्या कम करने के लिए या तो आपके पास में इक्वेशन दे रखी होती है या फिर आप यहाँ पर बनाते हैं। तो हम बना लेते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों होगा लंब h माइनस a का स्क्वायर, भाई h माइनस a लंब है, स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के कारण आ जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करें तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ha, यही तो होगा ना, a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ पे कट गया, तो सीधा आपको दिख रहा होगा कि r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2ha माइनस h स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लिख देते हैं r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर की वैल्यू लिखें तो v इक्वल्स टू हो गया π/3, h में इसमें पहले ले लें, r स्क्वायर की जगह लेगा 2ha माइनस h स्क्वायर, ठीक है, 2ha माइनस h स्क्वायर। ओके, अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले थोड़ा अवकलन में फायदा रहेगा अंदर मल्टीप्लाई करने से, तो ये हो जाएगा 2h² माइनस h³। बताओ बच्चों, क्या अब आप इसका अवकलन कर सकते हो? बिल्कुल, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो किसके सापेक्ष करोगे, h के सापेक्ष, तो h के सापेक्ष हो जाएगा dv/dh, तो h के सापेक्ष करोगे π/3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा, ऐसे की ऐसे। इसका करोगे तो क्या होगा 4ha माइनस इसका करोगे तो 3h², ठीक है क्या। अब इसको आप 0 के बराबर करोगे, चर की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे चर कौन है, h है, तो जब 0 के बराबर करोगे तो ये तो 0 में मिल जाएगा, h को बना रहा है, तो h को बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा 4a माइनस 3h इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो बच्चों h की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, h की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4a/3। ये इंपॉर्टेंट होता है, चर का मान निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर h की वैल्यू आ गई 4a/3। अब आप इसका दोबारा से अवकलन करोगे, द्वितीय अवकलन से निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालोगे, बाद में उसका चिन्ह भी तो देखना होता है। तो इसका दोबारा से यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या होगा, d²v/dh², ये तो होगा d²v/dh², π/3 बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, h के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो क्या बच गया 4a, और इसका करोगे तो 6h आएगा। अब आप h की जगह h की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, तो देखो होगा क्या, यहाँ पर h की वैल्यू लिखोगे तो ये 3 से ये 2 बार कटेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 8a, तो 4a में से 8a गया तो माइनस पे आएगा, और माइनस पे आएगा तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, लेस देन 0 है। तो बताइए कि लेस देन 0 आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, मतलब इसका चिन्ह माइनस में आ रहा है, और जब इसका चिन्ह माइनस में आता है, लेस देन 0 आता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बताओ v जो आयतन है वो अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा। भाई बड़े से बड़ा शंकु हमारे को इसमें बनाना था, तो ये तो सिर्फ बताने के लिए। मुख्य बात तो यहाँ पर कि h का मान आ गया 4a/3। अब इसमें h का मान नहीं निकालना था, मतलब निकालना तो था, ये डायरेक्टली क्या बोल रहा है, लास्ट देखो, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27। आपको ये सिद्ध करके बताना था, क्या सिद्ध करके बताना था कि शंकु का शंकु का आयतन और v गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है, हमारे को ये सिद्ध करके बताना है। वो शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। तो आप दोनों का आयतन निकालो और फिर दोनों में संबंध स्थापित कर दो। तो देखो शंकु का आयतन निकालने के लिए आपको इसमें r और h दोनों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आपको पता है कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 4a/3 आ गई,
अब किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू निकाल लीजिए आसानी से। आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो एच की वैल्यू रख के। तो इसमें देखो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसमें एच की वैल्यू लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4, मतलब एच की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो 4 दूनी 8 होगा ना, और ए स्क्वायर बटे हुए 3, 8 ए स्क्वायर बटे हुए 3 हो गया, माइनस यहाँ पे 16 है ए स्क्वायर बटे हुए 9, ये हो गया 16 ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 9 इसका आ गया लघुत्तम, ये हो जाएगा 8 3 24, 24 में से 16 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे बच्चों, 24 में से 16 गया 8 बचेगा, 8 ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो आर है इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पे आएगी, मैं इधर लिख देता हूँ, आर इक्वल्स टू आएगी 2√2 a/3, ये आर की वैल्यू है। और जब आपके पास में आर की वैल्यू आई गई है, एच की वैल्यू निकाल ली थी आपने, तो अब आप यहाँ पर शंकु का आयतन निकाल लो, आर और एच की वैल्यू रख के, और गोले का आयतन निकाल लेना। गोले का आयतन बच्चों कैसे निकालोगे, 4 पाई आर स्क्वायर से, आर मतलब गोले की त्रिज्या लेनी है और गोले की त्रिज्या ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये तो किसका आयतन है, ये है द्विगोला, गोले का आयतन, और शंकु का आयतन यहाँ से निकालो तो पता चल जाएगा कि दोनों में यही संबंध आने वाला है। आप करके देखना, नहीं आता तो मेरे से वापस पूछ लेना। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब देखिए बाकी जितने भी क्वेश्चन इस पर आधारित बच रहे हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या जो अनुप्रयोग है वो सारे के सारे होंगे तो ऐसे ही, लेकिन कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो उनको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, आप करके देखो। ओके, इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। इसमें देखो सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा इसमें वो था दर की गणना। इसकी गणना बच्चों, दर की गणना करना, ठीक है। दर की गणना कैसे करते थे, इसमें बोलता था कि यदि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इतनी है तो आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जैसे dy/dt थी और आपको क्या पूछना था, आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो जिसमें परिवर्तन की दर दे रखी है सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला लगाते थे, उसका t के सापेक्ष अवकलन करते थे, फिर आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है तो आयतन का फॉर्मूला लगाते थे और उसका t के सापेक्ष हम क्या करते थे, अवकलन करते थे। ठीक है, आपको पता होगा। दर की गणना में मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप एक ऐसी इक्वेशन बनाओ, आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ती थी जिसके अंदर केवल दो ही चर आए, एक तो वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको क्वेश्चन में दे रखी है और एक वो चर जिसमें परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो ये काम करते थे दर की गणना में। फिर दूसरा जो टॉपिक हमने इसमें पढ़ा वो पढ़ा बच्चों स्पर्श रेखा और अभिलंब। स्पर्श रेखा या फिर हमने पढ़ा वर्धमान है या ह्रासमान। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, वर्धमान एवं ह्रासमान। जरा इसको समझना, वर्धमान और ह्रासमान क्या है। वर्धमान और ह्रासमान के लिए आपको एक फलन दिया हुआ था y बराबर fx, ठीक है। तो वर्धमान और ह्रासमान का कोई भी क्वेश्चन हो, वर्धमान और ह्रासमान के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, इसका अवकलन करते थे। जैसे इसका अवकलन हो गया y डैश और इसका हो गया f डैश x। और फर्स्ट बार जो आपने अवकलन किया है dy/dt जो आपने निकाला है उसको 0 के बराबर करके हम चर की वैल्यू निकालते थे। भाई वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट बार अवकलन करो, 0 के बराबर करो, चर की वैल्यू निकालो, संख्या रेखा पर दर्शाओ और जो अंतराल है उसमें आप चिन्ह देख लीजिए। जिस अंतराल में f डैश x का चिन्ह पॉजिटिव है वहां पर फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, और जहां पे माइनस का है वहां पे क्या होगा, ह्रासमान होगा। ये तो क्वेश्चन इसी तरीके से हम करते हैं। फिर इसके बाद में हमने स्पर्श रेखा और अभिलंब पढ़ा। स्पर्श रेखा और अभिलंब के लिए हम ऐसे बोलते थे कि यदि कोई वक्र है और इस वक्र पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1, वक्र पर कोई बिंदु है और उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना होता था। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रवणता और बिंदु। बिंदु तो आपको दिया हुआ होता है, तो प्रवणता आप निकाल सकते हैं कैसे, फलन का अवकलन करके x और y की वैल्यू उसमें लिख के। ओके, तो बिंदु दिया हुआ है तो आप क्या निकालते थे, प्रवणता, और प्रवणता दे रखे तो आप क्या निकालते थे, उसमें बिंदु निकालते थे। ठीक है, पीछे वाले वीडियो आप उसमें देख करके बात समझ सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था सन्निकटन। क्या पढ़ा था, सन्निकटन, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। एप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि एप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन जो मान होता है वो होता है बच्चों y प्लस
डेल वाई, सन्निकटन मान क्या होता है वाई प्लस डेल वाई, और वाई प्लस डेल वाई में डेल वाई जो होता था वो क्या होता था बच्चों, dy बाई dx इनटू डेल x, यही तो होता था dy बाई dx इनटू डेल x। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या निकाल सकते थे, डेल वाई निकाल सकते थे। सन्निकटन की इक्वेशन में सबसे पहले हम एक फलन मानते थे क्वेश्चन के हिसाब से, फिर वहां पे साइड में ऐसे लिखते थे जहां x पे ये होगा और डेल x ये होगा, ठीक है। x तो बोलता था जिसकी पावर आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ओके। तो ये तो था सन्निकटन, आप वीडियो देख सकते हैं पीछे। फिर हमने पढ़ा था उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, और उसके बाद में आज हमने ये खत्म कर लिया उच्चिष्ट और निम्निष्ठ क्या होती हो। देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की इक्वेशन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक तो मेथड नंबर फर्स्ट बताया था और एक मेथड नंबर सेकंड बताया था। मेथड नंबर फर्स्ट में हम क्या करते थे, फर्स्ट बार अवकलन करते थे, फिर उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते थे और उसको संख्या रेखा पर दर्शाते थे। संख्या रेखा पर दर्शाने के बाद में जैसे मान लीजिए आपके पास में x के दो मान आए a1 और a2 और इस तरीके से ये चिन्ह आ गया, तो मैं बोल रहा था कि यदि x के जिस मान पर चिन्ह प्लस से माइनस में जा रहा है तो वो क्या होता था, उच्चिष्ट बिंदु होता था, और यदि चिन्ह माइनस से प्लस में जा रहा है तो वो निम्निष्ठ बिंदु होता था। और कई बार क्या होता है चिन्ह चेंज ही नहीं होता यहाँ पे, भाई इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये तो ना तो उच्चिष्ट बिंदु होता था और ना ही निम्निष्ठ बिंदु होता था, ओके। तो आप पीछे वाले वीडियो एक बार फिर से देखिए, बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, बाकी कल हम एक नई प्रश्नावली लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। हो सकता है समाकलन शुरू कर दूं या फिर हम कोई सरल सी प्रश्नावली ले लें जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कल मैं आपको एक सरल सी प्रश्नावली सॉल्व करवाने के लिए जा रहा हूं, और वो हम जो शुरू करने वाले हैं उस प्रश्नावली का नाम है तीसरी प्रश्नावली जो है वो हम लेंगे इसमें। और तीसरी प्रश्नावली आपकी है आगे जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, शुरू करेंगे कल। तो सभी बच्चों को बोल दीजिएगा कि कल जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो बिल्कुल सरल टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।